हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। आज के विश्लेषण में हमारा जो टॉपिक है वह है 2024 में विश्व व्यापार में उछाल की संभावना। ये बात WTO कह रहा है अपने लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट विश्व व्यापार को लेकर, उसका जो आउटलुक और स्टेटस अपडेट है उसमें ये बात कह रहा है WTO कि 2024 के लिए जो व्यापार है उसमें पिछले साल की अपेक्षा उछाल आएगा। ठीक है, और ये आगे भी जारी रखेगा। और इस रिपोर्ट में WTO के विश्व व्यापार को लेकर कई सारे पहलू, कई सारी सूचनाएं मिलेंगी जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो समझेंगे विभिन्न जो टॉपिक हैं, जैसे उसको हम विश्लेषित करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको देखने की कोशिश करते हैं। इससे हमें विश्व व्यापार के बारे में भी समझ मिलेगी और साथ ही में विश्व व्यापार की परिस्थितियां भारत के लिए क्या अवसर या करेगी, इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में तो समझेंगे चर्चा में क्यों है, रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, उस निष्कर्ष के साथ साथ ही रिपोर्ट में जो है वैश्विक व्यापार के लिए जो जोखिम पक्ष है उसके बारे में क्या बताया गया है, क्षेत्रीय स्तर पे जो है व्यापार का दृष्टिकोण यानी रीजनल लेवल पे क्या है, ये फैक्चुअल आंकड़े हैं उसको हम समझेंगे। साथ ही सेवा क्षेत्र में व्यापार से जुड़े आंकड़े, और WTO ने एक सेवा क्षेत्र के लिए एक ट्रेड हब किया है जहां पे आप जाके वैश्विक स्तर पे सारी सेवाओं के बारे में स्पेशल जानकारी ब्रॉड लेवल पे जान सकते हैं, उसके बारे में है। और इससे जुड़े 2-3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो अपने नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक रिपोर्ट में WTO ने ध्यान दिया है कि इस वर्ष मुद्रास्फीति के दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे वास्तविक आय फिर से बढ़ेगी, खासतौर से अमीर देशों में, जिसके कारण जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लोगों की आय बढ़ेगी तो वहां पे खपत बढ़ेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्मित वस्तुओं की खपत को बढ़ावा मिलेगा। और जब विनिर्मित वस्तुओं की खपत को बढ़ावा मिलेगा तो वैश्विक स्तर पे जो माल यानी जो वस्तुओं की सेवाएं या मर्चेंडाइज स्टेज है या माल या वस्तुओं का जो व्यापार है उसके बढ़ने की संभावना है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अगर हम प्रमुख निष्कर्ष देखें तो जैसे टॉपिक हेडिंग ही था कि 2024 जो है वैश्विक व्यापार में उछाल लेकर आएगा। इसका मतलब है अगर देखा जाए तो पिछला साल उतना अच्छा नहीं रहा है। ये बात इस रिपोर्ट में WTO कह रही है कि विश्व वाणिज्यिक वस्तुओं यानी जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 2024 में 2.6% की दर से बढ़ेगी और ये 2025 में बढ़ के 3.3% के ग्रोथ से वैश्विक लेवल की बात की जा रही है, ये बढ़ेगी। जबकि 2023 में यह -1.2% की अपेक्षा के अधिक से ये गिरावट हुआ था। यानी जो दुनिया में जो व्यापार है वो 2024 में 2.6% की दर से बढ़ेगा। अगले साल अनुमान है कि 3.3% बढ़ेगा, जबकि पिछले साल जो साल बीता है उसमें यह -1.2% का ग्रोथ था, यानी कह सकते हो कि 1.2% की गिरावट थी। तो उस गिरावट से अब जो है क्या देखा गया है कि व्यापार में उछाल देखा गया है, वही हमारी हेडिंग थी। ठीक है, और दूसरा जो आंकड़ा ये बता रहे हैं कि बाजार के विनिमय दर पर यानी कि जो हमारा नॉर्मल मिनिमल रेट है उसके आधार पे विश्व की वास्तविक GDP का जो वृद्धि दर है 2022 में 3.1% था, ये घटकर 2023 में 2.7% हो गया। लेकिन अगले 2 वर्षों में यानी 2024 में 2.6% और 2025 में 2.7% रहेगी। तो देखा जाए कि 2023 से थोड़ा घटेगी लेकिन फिर भी ये स्थिर ही रहेगी, लगभग 2.6-2.7% रहेगी। ये बात ये कह रहा है। पहले इसके कुछ निष्कर्षों को देख लेते हैं, फिर इसमें हम थोड़ा सा विश्लेषित भी करेंगे। अगर ये बता रहा है रिपोर्ट कि विश्व वाणिज्यिक वस्तुएं यानी जो मर्चेंडाइज वस्तु है, जो विश्व का व्यापार होता है वो वस्तुओं और सेवाओं दोनों का होता है, तो वही मर्चेंडाइज या जो है वस्तुओं का जो व्यापार है वो अमेरिकी डॉलर में मूल्य पर 2023 में इसमें 5% की गिरावट देखी गई थी और ये $24.01 ट्रिलियन हो गया था। यानी कि पिछले साल 5% की गिरावट देखी गई थी वस्तुओं को या जो है मर्चेंडाइज ट्रेड में, लेकिन सेवाओं में वो व्यापार में वृद्धि देखी गई थी, जिसके कारण ये जो 5%, अगर ऐसा सेवाओं में नहीं होता तो अभी देखिए क्या देखा था कि वैश्विक स्तर पे व्यापार
-1.2% की गिरावट आई थी। लेकिन यहां पे तो दिखा रहा है कि वस्तुओं का जो व्यापार हुआ था उसमें 5% की गिरावट थी, लेकिन सेवाओं का व्यापार बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि यह गिरावट ज्यादातर जो हम सर्विसेज थे उसमें मजबूत वृद्धि से ऑफसेट था, क्योंकि सर्विसेज में 9% का ग्रोथ रेट था। यानी पिछले साल के व्यापार का आंकड़ा देखा जाए 2023 का, तो उसमें यह बता रहा है कि वैश्विक स्तर पे जो व्यापार है जिसमें ट्रेड और जो वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल है वह -1.2% का ग्रोथ रेट था, यानी कि वो नेगेटिव ग्रोथ रेट था, जिसमें वस्तु -5% के नेगेटिव ग्रोथ से था और सेवाएं +9% के ग्रोथ से था, जिसके कारण जो है जो व्यापार का जो कम होने का आंकड़ा है वस्तु वो थोड़ा सा संतुलित हो गया था। ठीक है। और ये जो वाणिज्यिक वस्तुओं में निर्यात में गिरावट आंशिक रूप से तेल और गैस की जैसी वस्तुओं की गिरती कीमतों के कारण थी। यानी कि मात्रा तो कम हुआ ही हुआ था, लेकिन उसमें कुछ जो वस्तुओं की कीमत थी जैसे पेट्रोलियम की कीमत गिरी और जो अन्य वस्तुओं की कीमत गिरी, तो उसके कारण डॉलर के मूल्य के आधार पे जो है उसका व्यापार भी की मात्रा जो है वस्तुओं का घट गया था। ठीक है। और ये बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा में सुधार और डिजिटल रूप से जो सेवाएं वितरित करने के कारण जो 9% का उल्लेखनीय ग्रोथ रेट सेवा में देखा है वो क्यों? अंतरराष्ट्रीय यात्रा में सुधार हुआ है, यानी कि लोगों का आवागमन बेहतर हुआ है और जो सेवाएं हैं वो डिजिटल रूप से बेहतर तरीके से भेजी जा सकती हैं या प्रचारित की जा सकती हैं, जिसके कारण बस सेवाओं का वाणिज्यिक सेवाओं का व्यापार कमर्शियल सर्विस का जो ट्रेड है वो 9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर दिखाता है। ठीक है। और इन सब के बावजूद अब ये निष्कर्ष विश्व व्यापार को लेकर बता रहा है कि कई बड़े झटकों के बावजूद भी ये रिपोर्ट बता रही है कि वैश्विक स्तर पे हाल के वर्षों में, यानी कई बड़े आर्थिक झटकों के बावजूद हाल के वर्षों में विश्व व्यापार उल्लेखनीय रूप से लचीला, रिसाइलेंट या मजबूत रहा है। ठीक है। झटके बहुत हैं, अभी उसको भी देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वैश्विक स्तर पे व्यापार लचीला रुक रहा है, जिसको कारण अब 24 में या 25 में जो 2.6% या 3.3% का ग्रोथ रेट दिखाएगा, वो ये बात बता रही है। और इसमें मुद्रास्फीति बता रही है कि क्यों आगे 24 में या 25 में व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि हम पहले ही देखे थे अपने परिचय के दौरान कि उसमें विश्व बैंक बता रहा है, WTO या विश्व व्यापार संगठन बता रहा है कि वैश्विक स्तर पे मुद्रास्फीति की स्थिति कम होगी, जिसके कारण अमीर देशों में आय, जो खर्च करने की आय है वो बढ़ेगा। यानी उसके कारण क्या होगा, जैसे मुद्रास्फीति के धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है, जिससे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक आय फिर से बढ़ेगी, इससे विनिर्मित वस्तुओं की खपत को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हमारे लिए भी अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये एक अच्छा अवसर है कि उन देशों में, हमारा ज्यादातर निर्यात किन देशों में होता है? अमेरिका में होता है, यूरोपीय देशों में होता है, तो वहां पे लोगों की आय बढ़ेगी, यानी लोगों का जो उनके पास एक्चुअल आय है, मुद्रास्फीति घटी यानी उनकी एक्चुअल आय बढ़ेगी, जिससे वो वस्तुओं या विनिर्मित वस्तुओं के खर्चों को बढ़ा देंगे। यानी ये बता रहा है कि भारत या जो भी देश निर्यात जिनका है वस्तुओं का, उनमें बेहतर होने की संभावना है सभी देशों को लेकर। ठीक है। तो ये कुछ निष्कर्ष रहा है। इसको अगर मोटे तौर से देखा जाए, थोड़ा सा बता दें इसको, लेकिन एक समरी दे देते हैं। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि वैश्विक स्तर पे जो पिछला साल रहा है उसमें जो ओवरऑल वस्तुओं का और सेवाओं का व्यापार है उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट यानी -1.2% था। लेकिन उसमें जो दिक्कत थी वो थी कि वस्तुओं के व्यापार में ज्यादा गिरावट आई थी 5% की, जबकि सेवाओं के व्यापार में 9% की वृद्धि दर देखी गई थी। जो वस्तुओं की गिरावट थी, वस्तुओं के व्यापार में जो गिरावट थी वो अब धीरे धीरे सुधरने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे एक तो जीडीपी का स्तर बेहतर है, दूसरे मुद्रास्फीति भी कम हो रही है, जिसके कारण अमीर देशों में लोगों की एक्चुअल आय बढ़ेगी,
देखिए आय कैसे बढ़ेगी, पहले 100 रुपए था, वो 10% की मुद्रास्फीति यानी वो 100 रुपए 90 रुपए ही रहता था। अब अगर वो 5 रुपए हो जाएगा, अगर 5% की मुद्रास्फीति आ गई तो वो 100 रुपए 95 रुपए हो जाएगा। यानी कि उनकी वास्तविक आय यानी आय जो जितना ही कमाते थे, अब मुद्रास्फीति कम होने के कारण वो ज्यादा लगेगा और वो ज्यादा वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम हो पाएंगे, जिससे उनके यहाँ क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और वो डिमांड फिर ओवरऑल वैश्विक व्यापार को, खासतौर से विनिर्माण सेक्टर को बढ़ाएगा और उससे फिर जो ट्रेड वाला जो गुड्स ट्रेड है उसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। विश्व व्यापार के लिए जोखिम का पक्ष ये रिपोर्ट बता रही है कि ये तो अच्छी अच्छी बातें बता दी, या रिपोर्ट में अच्छी बुरी जो भी थी, कुछ जोखिम है जो अभी भी बना हुआ है। जैसे हम जब बस भारत के व्यापार को लेकर जो बताता है जोखिम, वो बताता है कि वो वैश्विक स्तर पे वो जोखिम बना हुआ है। तो वो वैश्विक स्तर पे जोखिम क्या है, वह यह है कि भू राजनीतिक तनाव अभी भी बना हुआ है। ठीक है, जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना है, अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अभी भी हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है और वो धीरे धीरे उसमें लग रहा है कि संभावना बढ़ रही है कि ईरान आदि देश भी उसमें शामिल हो जाएंगे। दक्षिणी चीन सागर में भी विवाद बढ़ रहा है और उसको लेकर जिस तरह से अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए नीतियां बना रहा है, उससे तनाव और बढ़ने की संभावना है। तो यह है कि कहीं ना कहीं भू राजनीतिक स्तर पे तनाव है, इससे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और साथ ही नीतिगत अनिश्चितता का भी वातावरण है, जिससे कुछ सीमा तक जो है व्यापार का प्रतिक्षेप सीमित हो सकता है। यानी भू राजनीतिक तनाव और जो नीतिगत अनिश्चितता है कि करना क्या है, मित्रता करना है कि शत्रुता करना है, ये कंफ्यूजन है। इसको लेकर जो है एक तरफ देखिए कैसे कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका की वित्त मंत्री जो है जोलेट एनल 5 दिवसीय जो है चीन की यात्रा पे थी। उसी दौरान यानी कल जो है जापान के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे, वहां पे उन लोगों ने एक समझौता किया है। फिलीपींस के भी राष्ट्रपति दौरे पे हैं, जो आज उनके साथ यानी 11 अप्रैल को उनसे वार्ता होगा, फिर तीनों का आपस में वार्ता होगा। क्यों? क्योंकि चीन के दक्षिणी चीन में जो है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो उसका बढ़त है उसको रोकना है। तो एक तरफ तो आप व्यापार को लेकर जो है सहयोग और इस तरह की बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ आप स्ट्रेटेजिक हितों को लेकर जो है स्ट्रेटेजिक पहलू में, तो ये अनिश्चितता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। वही हाल ज्यादातर देशों के साथ है, कुछ एक को छोड़कर जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है, उनको छोड़ के ज्यादातर देशों में अभी भी यही स्थिति चल रही है। उसमें कई भूमिका जो है भू राजनीतिक तनाव, और दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है उसके कारण ये चीजें आ रही है। साथ ही में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें अभी भले नियंत्रित दिखाई दे रही, लेकिन ये कभी भी राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी मूल्य वृद्धि का शिकार हो सकती है। और ये कुछ चीजें हैं, चुनौती है जो विश्व व्यापार में बनी हुई है। जहां तक लाल सागर के संकट, यानी जो हुतियों का लाल सागर पे अटैक हो रहा था, जिससे स्वेज नहर का इलाका, स्वेज कैनाल प्रभावित हुआ था, उसके बारे में कहा कि उसका प्रभाव जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वो पहले ही पड़ चुका है। देखिए, मध्य पूर्व संघर्ष से उत्पन्न स्वेज नहर व्यवधान का आर्थिक प्रभाव अब तक अपेक्षाकृत सीमित रहा है, लेकिन देरी और माल ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के कारण ऑटोमोबिल उत्पाद, उर्वरक और खुदरा जैसे कुछ क्षेत्र पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। तो इन संघर्षों के बाद एक प्रश्न ये है कि क्या बी औपनिवेशीकरण की बात आएगी, जो डीकपलिंग ऑफ जो है चाइना बात करता है कि हमें डीकपल नहीं किया जा सकता है, अमेरिका उसको चाइना प्लस या सप्लाई चेन के विकल्प के रूप में कर रहा है, भू राजनीतिक तनाव इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो क्या इससे बी औपनिवेशीकरण की तरफ बढ़ा जा रहा है, यानी जो बी वैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन की जो वैश्वीकरण की अवधारणा है, जो एकीकृत जुड़ाव की बात करता है, क्या ये प्रोटेक्शनिज्म या बी वैश्वीकरण की तरफ जा रहा है? तो ये रिपोर्ट कह रही कि ऐसा नहीं है। समस्या चुनौतियां तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डी ग्लोबलाइजेशन के दौर में पहुंच गए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट ही बताती है कुछ, अगर हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पेशलाइज आंकड़े आप जाके देखेंगे जो कि 48 पेज का रिपोर्ट है, तो उसमें दिखा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच भले तनाव बढ़ रहे हो, लेकिन व्यापार पिछले साल की अपेक्षा उसमें 30% की ग्रोथ दिखा रही है, जो कि किसी और क्षेत्र से, किसी और देशों के देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अभी भी इंटरकनेक्टिविटी या इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि ये भी वैश्वीकरण की दिशा में ये चीजें नहीं जाएंगी। हालांकि धीरे धीरे प्रोटेक्शनिज्म की चीजें या जो चीन के विकल्प के रूप में जो
अन्य देशों को जो चीजें कर रहा है सप्लाई चेन के लिए अपने यहाँ जो व्यवस्था बनाई जा रही है, ये चीजें दिखाई दे सकती हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पे अगर इसके आंकड़े हैं प्री के, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये बता रहा है कि निर्यात के लिए अफ्रीका में निर्यात किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में 5.3% अधिक तेजी से बढ़ेगा। ऐसा अनुमान है कि अफ्रीका देशों का निर्यात बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे वजह है कि अफ्रीका का बेस इफेक्ट पिछले साल का कम है, जिसके कारण यह ज्यादा दिखाई देगा। उसके बाद अगर मध्य जो विकास वाले देश हैं, यानी जिनमें निर्यात मध्यम दर से बढ़ेगा, उसमें उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है, मध्य पूर्व क्षेत्र है, एशिया है, और ये सभी मध्यम निर्यात वृद्धि इसमें देखी जाएगी। और दक्षिण अमेरिका में 2.6% की भी वृद्धि देखी होने की उम्मीद है, यानी ये भी इसमें भी देखी जाएगी। केवल 1.7% की वृद्धि के साथ यूरोपीय निर्यात थोड़ा बेहतर अच्छे स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यूरोप की जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां चल रही हैं, जो रूस यूक्रेन संघर्ष है, जो एनर्जी का संकट है, जिसके कारण निश्चित रूप से वहां से निर्यात उस दर से नहीं बढ़ेगा। जहां तक आयात की बात है, तो इस रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ आयात का एशिया में आएगा, इसके बाद जो है अफ्रीका में आएगा। ये दोनों चीजें बता रही कि एशिया अफ्रीका में कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो है खपत बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं ये वैश्विक व्यापारिक वस्तुओं की वैश्विक मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि अन्य क्षेत्रों में जो बाकी के क्षेत्र हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है औसत से कम आयात वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, सेवा के व्यापार से जुड़े अगर आंकड़े देखा जाए तो ये बता रहा है कि सेवा देखा जाए तो पिछले साल 9% का विकास दर लेकर जो वैश्विक व्यापार की स्थिति है उसको सुधारने में काफी मददगार रहा है। तो जो सेवा में व्यापार है उसमें क्यों हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यात्रा में सुधार हुआ है। डिजिटल रूप से कई वितरित सेवाओं में बढ़ोतरी के कारण माल परिवहन में गिरावट के बावजूद विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में 9% की वृद्धि हुई है। और ये जो सेवाओं का व्यापार है, ये टोटल व्यापार में देखा जाए तो 2023 में इसमें जो डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का वैश्विक निर्यात 2023 में 4.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया था, जो 9% से दर से बढ़ रहा है। और यह वस्तु और सेवाओं के निर्यात का जो है 13.8% है, यानी जो टोटल व्यापार होता है उसका 13.8% क्या है, जो डिजिटल रूप से सेवाएं यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो भेजी जा रही हैं उसके वो 13.8% है, और उसमें मजबूत 9% की वृद्धि देखी जा रही है। जहां तक सेवाओं के लिए जो बेहतर स्रोत है ग्रोथ का है, जैसे यूरोप है, एशिया है, ये सब वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में कम से कम 52.4% और 23.8% का योगदान देती हैं सेवाओं में। यूरोप में ये सेवाएं 11% की दर से बढ़ेगी और एशिया में 9% की दर से बढ़ेगी। और देखिएगा तो भारत के ज्यादातर सेवाओं का निर्यात कहाँ होता है, यूरोपीय कंट्रीज में होता है। इसलिए भारत में आगे आने वाले समय में सेवाओं के निर्यात भी बढ़ने की संभावना है, और यूरोप और अन्य जो अमीर देश है उनके यहाँ जो है आय बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ने की संभावना, मैन्युफैक्चरिंग खपत भी बढ़ने की संभावना है, विनिर्माण खपत, जिससे भारत का न केवल सेवा क्षेत्र बेहतर होने की संभावना है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग जो या वस्तुओं का भी जो निर्यात है वह भी बेहतर होने की संभावना ये रिपोर्ट हमें बता रही है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में एक थोड़ी सी बात कही गई है, एक आंकड़ा है कि वैश्विक सेवा व्यापार डेटा हब बनाया गया है, जो ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड डेटा हब WTO सेवाओं के जो व्यापार है उसके बारे में बहुत ब्रॉडली आप रियल टाइम जान सकते हैं। तो ये एक चीजें बनी है, इसको आप लोग थोड़ा सा प्री के नजरिए से देख लीजिएगा। चलिए आज इस पर जो आए हुए प्रश्न 2-3 प्रश्न हैं देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो उसमें चर्चा में रहे ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स की हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विश्व वाणिज्यिक वस्तुओं की मात्रा 2023 में -1.2% की अपेक्षा अधिक गिरावट के बाद 2024 में 2.6% बढ़ने का अनुमान है। यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, कई बड़े आर्थिक झटकों ने हाल के वर्षों में विश्व व्यापार को उल्लेखनीय रूप से कमजोर बना दिया है। ये 2 स्टेटमेंट हैं इस रिपोर्ट के संदर्भ में। इसके आधार पर 4 विकल्प हैं, उनमें से जो है क्या है कि कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
इसी पर आधारित दूसरा, इस टॉपिक पर आधारित जो दूसरा क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 4 विकल्प हैं, विश्व बैंक, WTO, WEF, IMF। तो ये तो बहुत सरल है, आपने इसी को पढ़ा और देख लीजिए। लेकिन कई बार यूपीएससी में इसी तरह के सरल सीधे प्रश्न दे देते हैं, तो आप इसको देख के जाइएगा प्री के लेकर, ठीक है। अभी यहाँ पे चूंकि आपने तुरंत पढ़ा है तो आप इसके आंसर देखते ही लगा सकते हैं, लेकिन ये आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। तीसरा है, हाल ही में चर्चा में रहे वैश्विक सेवा और व्यापार डेटा हब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो अभी इसी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि WTO द्वारा जारी किया गया यह सेवाओं के व्यापार पर एक नया डेटा सेट है। यह डेटा हब WTO सेवाओं के व्यापार डेटा तक व्यापक पहुंच प्रदान करता है। और इन दो प्रश्नों के आधार पर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको चुनना है कि इसमें क्या सही है, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इस टॉपिक की यात्रा नहीं खत्म होती है। इसको आप लोग, चूंकि देखिए ये विश्व व्यापार को लेकर ये ऑथेंटिक डेटा है, हमारे WTO की रिपोर्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। खासतौर से अगर प्री के एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, उससे आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। और नोट्स के साथ साथ जो ये डेटा है, डेटा के साथ आंकड़ों के साथ कैसे आप चीजों को जोड़ पाते हैं। अगर आप पीछे भारत के व्यापार के आंकड़े अगर देख रहे होंगे, RBI के डेटा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा, तो आप समझ पाए होंगे कि जो ये यहाँ पे दिख रहा है उसी तरह के उसके कारण जो है भारत के व्यापार की भी, देखिए दुनिया वैश्वीकरण के दौर में है, दुनिया एक तरह से जुड़ी हुई है। कमोवेश रूप से अगर कहा जाए कि भारत दुनिया के व्यापार से बेहतर क्यों कर रहा है, दुनिया के देशों से बेहतर क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारी घरेलू खपत है। लेकिन हम अभी भी वैश्विक स्तर पे जुड़ाव है, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है। ऐसे में हमें वैश्विक स्तर के व्यापार की स्थिति को भी नजर रखनी है, अपने व्यापार के बारे में, या वैश्विक अपने जो है अर्थव्यवस्था के, और खासतौर से अपने आयात और निर्यात के अवसर और चुनौतियों को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।